Good morning, everyone. Welcome back to the channel Success with Rai Academy. Let's see the editorial page for today. There are two important topics. Central's Bureau, wherein Central Investigation Team (CBI) has been discussed here. The next article is missing S in SNT. Here it means missing science from science and technology. These are two important editorial articles which we will discuss. In the idea page, there are two articles again. One is healthcare and the brain drain. This is related to the shortage of healthcare workers and their tendency to move abroad and work there. Why do they do so, and how we can make them come back to our country. This is all discussed here. And when oxygen ran out, this article is completely based on Delhi crisis for oxygen and how they tried to overcome this situation. So let's discuss in detail. First, let's see the article Central's Bureau. Okay, this article is about CBI. All right. So, Central Bureau of Investigation. Everybody knows that the CBI's motto is industry, impartiality and integrity. That means कि वो impartial नहीं होंगे, हर किसी को एक समान मानेंगे और अपनी integrity को सबसे ज़्यादा importance देंगे. लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज़ को follow नहीं किया है और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में उन्हें एक एडजेक्टिव दिया था. एक तरीके से उनको बात कही थी केज्ड पैरेट, यानी कि वो एक पैरेट है जो कहने को तो बहुत फ्री है लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को बंधा महसूस करता है. राइट. लेकिन 17 मई को सीबीआई ने एक ऐसा काम किया जिसने कि उसकी इस रेपुटेशन को खत्म कर दिया. ये उसने अपना केज्ड पैरेट वाला जो एडजेक्टिव था उसे नकारते हुए उसने एक काम किया. उसने 4 तृणमूल कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया. राइट. इन 4 तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने अभी शपथ ग्रहण भी किया था क्योंकि वहां पे ममता की सरकार आ गई है. इन चारों के नाम थे फरियाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदान मित्रा एंड सोवन चैटर्जी. राइट. ये इनको एक केस हुआ था 5 साल पहले, एक नालंदा स्टिंग ऑपरेशन केस हुआ था जिसमें कि इन्हें घूस लेते हुए पकड़ा गया था. उस वीडियो में शो किया गया है कि इन्होंने घूस लिया है. राइट. इसी की वजह से इनको अरेस्ट किया गया और जो वहां के गवर्नर हैं जगदीप धनकर, उन्होंने इनको प्रोसिक्यूट करने की परमिशन भी दी है. लेकिन बात यहाँ आती है कि सीबीआई ने ये स्टेप अभी क्यों लिया, क्योंकि इसके साथ साथ वहां पे इस केस में 2 और नेता इन्वॉल्व थे. उनका नाम था शुवेंदु अधिकारी जो कि अब बीजेपी में है और मुकुल रॉय जिनके अगेंस्ट में एफआईआर भी किया गया था इस ब्राइब के केस में. लेकिन उन पे कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं हो रहा है और उन पे कोई केस नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसा ही माना जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी में आ गए हैं. पहले वो टीएमसी में थे, अब वो बीजेपी में आ गए तो शायद से इसलिए बीजेपी उनको सेव कर रही है. लेकिन बाकी जो टीएमसी में ही है उन पे ये जो प्रोसिक्यूशन है वो उन पे होगा. राइट. तो इस पे एक क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तब कहाँ थी जब ये दोनों भी टीएमसी में थे और अभी ऐसा क्यों किया जा रहा है. राइट. तो इसमें ये बोला गया है कि सरकार को आपसी सहमति के साथ काम करना चाहिए. उसे ये मानना चाहिए, बीजेपी सरकार को ये उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ऑल्दो दिल्ली में या फिर सेंट्रल में वो कितना भी बहुमत से आए हों, कितनी भी स्ट्रांग उनकी टीम है, उनका पॉलिटिकल पार्टी कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन वो कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है और वहां पे जो अभी सरकार है वो बहुत स्ट्रांग है, लोग उन्हें बहुत मानते हैं. ये बात बीजेपी को माननी चाहिए, चाहे वो महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार हो, चाहे केरला में लेफ्ट की या तमिलनाडु में डीएमके की या फिर वेस्ट बंगाल में टीएमसी की हो. राइट. तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं इन्हें फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपने हक में रहते हुए केसेस सॉल्व करें. उन पे क्या स्टेप्स ले जाना चाहिए वो ले, ना कि अपनी पॉलिटिक्स घुसाएं. तो ये था इस आर्टिकल में. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल मिसिंग एस इन SNT. दिस आर्टिकल इज रिटन बाय मिस्टर शोभित महाजन
ही इज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एस्ट्रोफिजिक्स और फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। इन्होंने बोला है कि इस क्राइसिस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तो बहुत मदद करी है और हम इसी के वजह से इस क्राइसिस से ओवरकम भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से साइंस मिसिंग है, क्योंकि गुड साइंस कम हो गया है। उसके जगह पे जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसने उन पे जो इतने सारे र्यूमर्स और वीडियोस फैल रहे हैं, उन्होंने साइंस को तो खत्म ही कर दिया है। राइट, तो इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में से साइंस मिसिंग है, ये इन्होंने टाइटल दिया। इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अंधविश्वास और बहुत सारे जो उल्टे सीधे वीडियोस ग्रुप पे शेयर किए जा रहे हैं, ये भी माना जा रहा है कि जो 5G टेलीकॉम की जो टेस्टिंग चल रही है उसके रेडिएशन इतने हार्मफुल हैं कि उससे कोरोना वायरस फैल रहा है, लोगों में इन्फेक्शन आ रहा है, लोग सांस नहीं ले पा रहे। इस वजह से ये जो क्राइसिस है ये बढ़ रही है। उन्होंने ये बोला कि कोरोनिल जो है वो भले उसने कितनी भी क्रिटिसिज्म झेली हो, राइट, सोशल मीडिया में इसको कितना भी क्रिटिसाइज किया गया हो, ऑल्दो उसने इसको एक वंडर एंटी ड्रग के नाम ड्रग भी माना जा रहा है, क्योंकि पतंजलि जिसने इस ड्रग को निकाला है, जो कि रामदेव बाबा की कंपनी है, फार्मा कंपनी है, उसने कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया इस ड्रग के लिए, राइट। और जो एक ड्रग के अप्रूवल के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं वो भी फॉलो नहीं किया कि वो कितना एफिशिएंट है, कितना सेफ है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। ये भी जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसको भी उसने फॉलो नहीं किया। और सबसे पहले, क्योंकि मेरे ख्याल से ये अगस्त में ही आ गया था जब सारी दुनिया कोविड को झेल रही थी, तभी ये ड्रग आ गया था, राइट। तो इस पे काफी इसको आलोचकों ने काफी इसकी आलोचना भी की थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन स्टिल चाहे कितना भी क्रिटिसिज्म किया गया हो, आज के डेट में लोगों के बीच में, चाहे वो शहर के लोग हों चाहे वो गांव के लोग हों, उनमें कोरोनिल की जो पॉपुलैरिटी है वो बाकी सभी ड्रग्स के ऊपर है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक कोरोनिल को लेकर ही एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि जो हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट है वही कुछ इन सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि ये हम और आप जैसे लोगों के बीच में ही है। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, यहाँ तक कि जो हमारे पीएम है, उन्होंने ये कहा था कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है और प्लास्टिक सर्जरी, ये तो एशियन टाइम्स में भी होता था। एजुकेशन मिनिस्टर ने 3 साल पहले ये कहा था कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑब्जेक्शनेबल है, राइट। उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को। फिर एक मिनिस्टर ने ये कहा था कि जो वेदास हैं, दे हैव बेटर साइंटिफिक थ्योरीज देन साइंस। वेदास में ज्यादा साइंटिफिक चीजें बोली गई हैं साइंस के कंपैरिजन में। इनफैक्ट लास्ट ईयर तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने एक प्रोजेक्ट फंड किया था, इस प्रोजेक्ट में काऊ का यूरिन और काऊ डंग की बेनिफिट्स और एफिशिएंसी को टेस्टिंग करने को स्टडी करने के लिए इस प्रोजेक्ट को फंड किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने लास्ट ईयर। यहां तक कि एक फॉर्मर सीएम ने ये कहा है कि जो काऊ है वो एक ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन एक्सहेल करता है, राइट। हमने प्लांट्स का तो सुना था कि प्लांट्स ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, जैसे पीपल और मेरे ख्याल से बरगद का पेड़ है वो ऑक्सीजन छोड़ता है, इन्होंने कहा कि काऊ भी ऑक्सीजन छोड़ता है, राइट। तो ये जो एंटी साइंस एटीट्यूड है, ये ऐसा नहीं है कि आप और हम जैसे लोगों में है, ये तो अच्छे पॉलिटिकल लोग जो कि पॉलिसीज फ्रेम करते हैं उनमें भी है। और इसके ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस हम अभी झेल रहे हैं और इन फ्यूचर भी झेल सकते हैं, क्योंकि जहां पे इंडिया ये दावा करता है कि वो नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा, सुपर पावर बनने की लाइन में है, वहां पे ये सारी जो रूढ़िवादी विचार है, जैसे कि अभी कुछ रिसेंटली एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोलर एक्लिप्स के बाद जो खाना वो खा रहे थे और जैसी ग्रहण लगा उसके बाद उन्होंने जो खाना बच गया था उनकी प्लेट में वो छोड़ दिया, ये कहते हुए कि ये कंटामिनेटेड हो गया है। तो ये पब्लिकली उनका अलग फेस है, जहां पे वो एस्ट्रोलॉजी को साइंस से रिलेट करते हैं, लेकिन प्राइवेट जो लाइफ वो जी रहे हैं उसमें वो इतना अंधविश्वास पे भरोसा करते हैं कि ग्रहण लग गया इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा, राइट। तो ये सब जो चीजें हैं, ये ऐसी जो एक मानसिकता है, एक एंटी साइंस एटीट्यूड है, ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तो हम बहुत एक सुपर पावर नहीं बन पाएंगे।
इसलिए उन्होंने कहा है कि जो पावर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो बढ़ रही है, राइट, लेकिन साइंस कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। अभी लास्ट परसों के एक आर्टिकल में प्रेम जी ने एक अपील करी थी, जो अजीम प्रेम जी हैं, विप्रो के चेयरमैन फाउंडर हैं, उन्होंने अपील भी की थी कि हमें गुड साइंस से इस क्राइसिस को डील करना है, ना कि अंधविश्वास से, राइट। तो उन्होंने यही कहा है कि साइंस एंड ट्रुथ, हमें भरोसा रखना है, भगवान पे भरोसा रखना है, हमें जो सीन हमारे सामने है, जो डेटा हमारे सामने, हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि जो बॉडीज हम देख रहे हैं कि दफना दिए गए हैं हजारों की तादाद में, गंगा में लाशें बह रही हैं, ये हमें इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, हम नेग्लेक्ट कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन जरूरत ये है कि हम जो फैक्ट है उसको अपनाए। क्योंकि अभी लास्ट टाइम अभी ये देखा गया कि किसी ने ऑक्सीजन का डिमांड किया था सोशल मीडिया पे कि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, तो उनके अगेंस्ट में एफआईआर हो गया था। तो ये क्या है? ये एक एंटी साइंस एटीट्यूड है। अगर जरूरत है तो आप सोशल मीडिया पे डालिए, तभी तो आप उसका यूज कर पाएंगे ना। तो हमें साइंस को साइंस की तरह देखना चाहिए, ना कि सुपरस्टिशियस की तरह देखना चाहिए, राइट। और जो स्टेप्स गवर्नमेंट को यही लेना चाहिए कि उन्हें अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, तभी हम इस क्राइसिस को ओवरकम कर सकेंगे। तो यही बात करी है मिसिंग एस इन एसएनटी में। नाउ लेट्स मूव टू द एडिटोरियल पेज। पहले मैं ये व्हेन ऑक्सीजन रैन आउट, मैं इस आर्टिकल को कवर कर लेती हूँ क्योंकि छोटा सा आर्टिकल है आप, और इसमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए हैं। इस आर्टिकल में शैलेन शर्मा जी, जो कि राइटर, ये एक एजुकेशन एडवाइजर हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, इन्होंने दिल्ली में जो ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ इसको लेके इसमें बात करी, कुछ फैक्ट्स दिए हैं और ये बताया कि इस क्राइसिस को दिल्ली ने कैसे जीत इस पे हासिल करी। इन्होंने बताया कि 14 अप्रैल तक जब सब कुछ ठीक चल रहा था, सेकेंड वेव इतना अपना हार्श भी है, अपना फेस नहीं दिखाया था तब तक 14 अप्रैल तक कुछ जो एक्टिव केसेस थे वो 17,000 केसेस थे पर डे के हिसाब से। लेकिन एक हफ्ते के अंदर 20 अप्रैल तक ये हो गया था 28,000 केसेस, जिसमें से 20% लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था और 25% लोग जो थे उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था। और जो ऑक्सीजन लेवल था वो 90 का जो लेवल होता है उससे नीचे चला गया था। तो इस वजह से ऑक्सीजन की डिमांड अचानक से बहुत तेज बढ़ी थी, जबकि जहां पहले 178 से 22 मैट्रिक टन की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, वहीं पे 14 अप्रैल के बाद ये 325 मैट्रिक टन बढ़ गई थी और देखते ही देखते 700 मैट्रिक टन बढ़ गई थी, जो कि किसी भी स्टेट की रिक्वायरमेंट नहीं हुआ करती थी पहले। इस वजह से क्राइसिस आया, क्योंकि हर हॉस्पिटल का एक लिमिट होता है, एक उनकी एक एलिजिबिलिटी होती है, उतने में ही उनको ऑक्सीजन अवेलेबल किया जाता है। तो इस सिचुएशन को 700 मीट्रिक टन को कवर अप करने के लिए दिल्ली को ये बोला गया कि वो 7 स्टेट से इसे एक्वायर कर सकते हैं। तो उन्हें जो स्टेट्स मिले वो थे जमशेदपुर, ये वाले एरियाज थे, तो वहां से ट्रांसपोर्टेशन का डायरेक्ट लिंक भी नहीं था। तो यहाँ पे दिल्ली का चैलेंज यही था कि पहला तो ये था कि वो खुद कोई ऑक्सीजन प्लांट्स दिल्ली में है नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, इस वजह से उन्हें डिपेंडेंट होना पड़ा दूसरे स्टेट्स पे। सेकेंडली, पर डे वो 17 टैंकर से ही प्रोक्योर कर पा रहे थे और हर टैंकर की कैपेसिटी 20 मैट्रिक टन थी। और जो न्यू प्लांट्स असाइन किए गए थे, जैसे जमशेदपुर वगैरह मैंने बताया, तो वहां से ट्रेन से अगर ऑक्सीजन आएगा दिल्ली तो उसको 30 से 36 घंटे लगते थे, राइट। तो ये चैलेंज था कि प्रॉपर टैंकर्स वगैरह नहीं थे उनके पास, ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर सकें। ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रेन, रोड ट्रांसपोर्ट सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन टैंकर्स नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मैन्युफैक्चर करने को रेडी हैं, लेकिन टैंकर्स नहीं है, तो इस वजह से उन्हें टैंकर्स को इंपोर्ट करना पड़ा। इस पूरे क्राइसिस में जो 2 मेजर चैलेंजेस थे वो थे, एक ऑक्सीजन को लेके आना, दिल्ली तक पहुंचाना, और दिल्ली में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन को हॉस्पिटल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करना। ये 2 चैलेंजेस बहुत मेजर चैलेंजेस थे, जिसको 2 टीमों ने मिलकर सॉल्व किया। इसमें 2 आईएएस ऑफिसर्स थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पहले थे उदित प्रकाश और दूसरे विजय भदूरी। जो विजय भदूरी है वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट के। तो उदित प्रकाश जी जो थे उनका काम था ऑक्सीजन को प्रोक्योर करवाना, बाकी सभी स्टेट से कोऑर्डिनेट करके, अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके उनका काम था ऑक्सीजन को लेके आना दिल्ली तक। और जैसे ही ऑक्सीजन दिल्ली आता था तो उसको इंडियन आर्मी के साथ, क्योंकि जो टैंकर्स आते हैं उनके नोजल्स अलग होते हैं और उनको छोटे सिलेंडर्स में फिल करना वो अलग काम होता है।
तो इंडियन आर्मी ने इसमें सपोर्ट किया, दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक क्लियर करने में सपोर्ट किया ताकि ऑक्सीजन जो वैन्स थे वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल्स तक पहुंचे। तो इस तरीके से दिल्ली ने इस सिचुएशन को ओवरकम किया। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जरूरत ये है कि हम और भी ज्यादा ऐसी टीम्स बनाएं, ऐसे एफिशिएंट लोगों को रखें, अपनी हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज्यादा ध्यान दें, उस पर ज्यादा इन्वेस्ट करें ताकि हमें आगे भी ऐसी सिचुएशन ना फेस करनी पड़े। Now let's move to the healthcare and brain drain. This is a very important article. बहुत ज़्यादा facts दिए गए हैं इसमें और बात करी गई है कि जो हमारा हेल्थ केयर स्टाफ है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो क्यों इतनी पढ़ाई करने के बाद फॉरेन कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में मूव कर जाते हैं। अगर हम डेटा देखें तो इंडिया का अगर आप डेटा देखें जो कि डॉक्टर्स पर 1000 पॉपुलेशन का जहाँ पे ये मैप, ये जो एक ग्राफ है वो दिखाया जा रहा है, इसमें अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर्स 0.928 डॉक्टर्स 1000 लोगों पे हैं इंडिया में फिलहाल, जो कि यूके में 5.2 है, यूएसए में 2.6 है। जो भी देखिए आप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे ज्यादा है रेशियो, लेकिन इंडिया में बहुत कम है, यानी कि 1% भी, 1 डॉक्टर भी नहीं है एक्चुअल में पूरी तरह से, जो कि 1000 लोगों पे है। सेम वाइज नर्सेज का जो रेशियो है वो है 1.7, यानी कि पूरी तरीके से 2 नर्सेज भी 1000 लोगों पे नहीं हैं, यानी कि हम बहुत ज्यादा सिवियर शॉर्टेज फेस कर रहे हैं डॉक्टर्स और नर्सेज की अनअवेलेबिलिटी की। अब एक क्यों है, आप सबको पता है कि जो वैक्सीन लग रहे थे तो पहला प्रेफरेंस फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया गया था और उसके बाद सीनियर सिटीजन्स को दिया गया था सेकंड फेज में। थर्ड फेज का जब स्टार्ट हुआ था तो तब तक 6.43 करोड़ डोजेस लग चुके थे और 6.44 करोड़ डोजेस, जो कि 50% है अप्रॉक्स इस आंकड़े का, वो एक्सपोर्ट किया गया था 84 कंट्रीज को। I mean, isn't it amazing? I mean, 6.43 डोजेस हमें इंडियन फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को लगे थे, लेकिन उसका 50% उसी डोज का, यानी कि 6.44 करोड़ डोजेस एक्सपोर्ट किए गए थे, जबकि इंडिया क्राइसिस फेस कर रहा था और अप्रैल तक तो वैक्सीन क्राइसिस बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इस वजह से इस एक्सपोर्ट को बंद किया गया और अब तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा सिवियर हो चुकी है। राइट आज की डेट में डेली रिपोर्टेड जो एक्टिव केसेस हैं वो अप्रॉक्स 3 लाख हैं और जो डेथ हो रही है हर दिन वो करीब 4000 डेथ हो रही है पर डे के हिसाब से, क्योंकि शॉर्टेज इतनी है, बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ड्रग नहीं है, आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। और इसके साथ साथ आइसिंग ये हो रही है कि जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं दिया जा रहा। राइट उनके अगेंस्ट में केसेस फाइल किए जा रहे हैं, जिनके घर में डेथ्स हुई हैं वो डॉक्टर्स पे केसेस फाइल कर रहे हैं। तो इतना नेगेटिविटी में वो कैसे काम कर रहे हैं, हमें उनको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। राइट अब बात आती है कि यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स एक्सपोर्ट होते हैं। इंडिया बहुत रैंकिंग में अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत ऊपर रैंक करता है एक्सपोर्ट करने में हेल्थ केयर वर्कर्स को, और ये बहुत सालों से चला आ रहा है। हमारे यहाँ से अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी नर्सेज ट्रेन होती हैं, पढ़ाई करती हैं और फिर वो डेवलप नेशंस में चली जाती हैं, जिसमें कि गल्फ हो गया, इंग्लिश कंट्रीज हो गई, यूरोप हो गया, वहां पे चली जाती हैं और इस वजह से हम शॉर्टेज फेस करते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है, जो डॉक्टर स्टूडेंट, जो हेल्थ केयर डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पढ़ाई करते हैं और फिर प्रैक्टिस करने के लिए बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे अच्छा पे आउट मिलता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। वही अगर रेशियो देखें तो 1.7 एक जो रेशियो है 1000 पे 1000 लोगों पे 1.7 नर्स अवेलेबल है इंडिया में और 1404 लोगों पे 1 डॉक्टर, जबकि WHO कहता है कि 1000 लोगों पे 3 नर्स होनी चाहिए और 1100 लोगों पे 1 डॉक्टर होना चाहिए। राइट अब अगर मैं OECD का डेटा बताऊं आपको, OECD कंट्रीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इससे ये 1961 में ये ग्रुप बना था और इसका मोटिव था इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड। इसमें 37 मेंबर्स इसके मेंबर्स हैं, 37 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। इसका अगर डेटा देखें जो इसने 2017 में सबमिट किया था, उसके अकॉर्डिंग 69,000 डॉक्टर्स और 56,000 नर्सेज हर साल 2017 तक 69,000 डॉक्टर्स एंड 56,000 नर्सेज यूके, यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे थे। और ये डेटा तो फिर 2017 तक का है। ऐसा कई डेटा है जो कि हाई स्किल्ड जो एम्प्लॉयज जो हाई स्किल्ड
एक कैटेगरी होती है, लाइक डॉक्टर, साइंटिस्ट हो गए, इनका डेटा तो हमें मिलता ही नहीं है, और जबकि लो और सेमी स्किल्ड जो सेक्टर्स है उनका डेटा तो हमें मिल जाता है। प्लस ये तो ओईसीडी का डेटा था, जो जीसीसी डेटा है वो तो हमारे पास आता ही नहीं है। जीसीसी होता है गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल कंट्रीज, जो कि यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन ने मिलकर बनाया था। इनको शॉर्ट में जीसीसी कहते हैं। इसमें इसका फुल फॉर्म ये 25 मई 1981 में बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर रियाद में है, जो कि सऊदी अरेबिया में है। राइट, आपको ओईसीडी और जीसीसी के बारे में पता होना चाहिए। अब आप सबको पता है कि कोविड क्राइसिस पूरी दुनिया फेस कर रही है, तो इसमें जो वर्कर की डिमांड है, हेल्थ केयर वर्कर्स की, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, मिडवाइफ्स की, इनकी डिमांड बढ़ गई है। तो कंट्रीज ने क्या किया है कि उन्होंने बहुत माइग्रेंट फ्रेंडली पॉलिसीज बना दी हैं। जैसा कि उन्होंने ट्रैवल बैन्स जो थे, ओईसीडी कंट्रीज ने ट्रैवल बैन्स हटा दिए हैं। वीजा एप्लीकेशन जो थे लॉकडाउन के टाइम पे भी प्रोसेस हो रहे थे। यूके ने तो 1 ईयर तक का वीजा फ्री कर दिया है फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड उनके डिपेंडेंट्स के लिए। और फ्रांस ने तो सिटीजनशिप देने की घोषणा कर दी है कि वो हेल्थ केयर वर्कर्स को जो उनकी कंट्री में आ रहे हैं दूसरे देशों से, उनको सिटीजनशिप ऑफर कर रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे डेवलप्ड कंट्रीज में पे हाई होता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अच्छी ट्रीटमेंट दी जाती है। और इंडिया में कैसे उनका पे कम होता है, गवर्नमेंट ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करती है। राइट, अगर हम 2020 का ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो डेटा रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इंडिया में 10,000 लोगों पे 5 हॉस्पिटल बेड अवेलेबल हैं। ये 2020 का ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का डेटा आया है। राइट, तो जरूरत यह है कि गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले, स्ट्रिक्ट स्टेप्स ले, जैसे कि वो अपना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हॉस्पिटल्स पे, बेड्स पे, ऑक्सीजन डिमांड पे, इन पे अपना पैसा इन्वेस्ट करे। वो मेजर्स ले ब्रेन ड्रेन को कर्ब करने के, उसको रोकने के लिए वो मेजर्स ले। वो कुछ स्टूडेंट्स को इंसेंटिवाइज कर सकती हैं जो कि पढ़ के बाहर चले जाते हैं, उनको ये कहे कि आप हमारे देश में सर्व करो, हम आपको अच्छा पे आउट करेंगे। राइट, गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए कि जो हमारे जो लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं वो वापस इंडिया में आके काम करें। ब्रेन शेयर पॉलिसी लेके आनी चाहिए। 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NORI लागू कर दिया था नर्सेस पे। NORI का मतलब होता है, उन्होंने स्टॉप कर दिया था नो ऑब्जेक्शन टू रिटर्न टू इंडिया। एक पॉलिसी होती है, एक लॉ होती है जो कि गवर्नमेंट देती है उन लोगों को जो बाहर काम करते हैं। लेकिन 2014 में गवर्नमेंट ने उनको ये NORI देना बंद कर दिया था, जिससे कि जो नर्सेस है उनको, डॉक्टर्स है उनको वापस इंडिया आना पड़ रहा था। अब NORI उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन डॉक्टर्स के लिए जो अमेरिका में काम करते हैं और जो J1 वीजा पे वहां जाके काम करते हैं। और जब उनको NORI की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि अगर वो 3 साल से ज्यादा अपने टेन्योर को वहां बढ़ाना चाहते हैं तो वो इसके थ्रू ही वो वहां पे बढ़ा सकते हैं। राइट, और उसके बाद एक एक्शन और लिया गया था कि जो नर्सेस थी उनको इंक्लूड किया था इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट में, ECR कैटेगरी में। इसमें ये होता है कि नर्सेस को जब बाहर वो अप्लाई करते हैं जाने के लिए तो उनको 6 स्टेट की 6 रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू अप्लाई करना होता है। ये इसका मोटिव ये था इस ECR कैटेगरी में इसको लाने का कि उनका एक्सप्लॉयटेशन, बाहर की कंट्रीज में उनका एक्सप्लॉयटेशन कम हो और उनकी रिक्रूटमेंट ईजी हो सके। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जो नर्सेज होती हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे बैकग्राउंड से नहीं होती है, वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होती हैं और जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होती है। तो वो क्या करती हैं कि जब वो नर्स की ट्रेनिंग के लिए वो एजुकेशन लोन लेती हैं और उन पे एक बर्डन होता है कि जैसे ही वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे और नौकरी स्टार्ट करें तो उनको अपना एजुकेशन लोन देना होता है। तो वो साथ साथ क्या करती हैं कि वो IELTS की तैयारी करती हैं जिससे कि उनको बाहर की कंट्रीज में जल्दी जॉब मिल सके। राइट, तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक रीजन है कि इंडिया में हम उनको इतना अच्छा पे आउट नहीं करते जिस वजह से वो बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर देवी शेट्टी की एक स्टडी आई है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया को आने वाले हफ्ते में 5 लाख ICU बेड की जरूरत पड़ने वाली है, 2 लाख नर्सेज की जरूरत और 1.5 लाख डॉक्टर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो उसमें इन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया है राइटर ने कि अगर हम वेंटिलेटर्स, जो हमारा सिलेंडर्स है, ऑक्सीजन जो हम इंपोर्ट करते हैं उनके लिए जो टैंकर्स हैं और बेड्स, दवाइयाँ, इन सबको अगर हम इंपोर्ट कर सकते हैं तो हम अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकते हैं।
राइट। और उन्होंने ये स्टेप्स बताए हैं, ये कुछ क्वेरीज को आंसर किया है कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए अपने हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा करने के लिए और ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल एंड आर्टिकल पेज। सी यू टुमारो अगेन विद अ न्यू एडिटोरियल एंड आइडिया पेज। थैंक यू। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।